Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गूगल मैप्स को किसी रोड पर कितना ट्रैफिक है ये पता कैसे चलता है, या फिर ये कि कैमरे से खींची हुई फोटोज में कभी कभी हमारी आंखें लाल क्यों आती हैं? अच्छा, क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां घर खरीदने पर शादी के लिए आपको लड़की भी घर के साथ ही मिलती हो? दोस्तों, आपने भी कभी न कभी गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया होगा, और जिन्होंने किया होगा वो ये भी जानते होंगे कि गूगल मैप्स नेविगेशन के साथ साथ आपको आपके रास्ते में मिलने वाले ट्रैफिक की जानकारी भी देता है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि गूगल रियल टाइम ट्रैफिक का पता कैसे लगा लेता है? अगर नहीं तो बता दो कि ये मुमकिन भी आपके उसी मोबाइल फोन की वजह से हो पाता है जिस पर आप ये ऐप इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर स्मार्टफोन, चाहे वो एंड्रॉइड हो या फिर आईफोन, उसमें गूगल मैप्स ऐप आपको देखने को मिल ही जाएगी। और आप ये भी जानते होंगे कि हजारों लाखों लोग इस ऐप के जरिए गूगल को अपनी रियल टाइम लोकेशन लगातार भेज रहे होते हैं। अब होता क्या है कि गाड़ियों में बैठे लोगों के सेलफोन्स की लोकेशन और स्पीड का इस्तेमाल गूगल ट्रैफिक और रोड कंडीशंस को एनालाइज करने के लिए करता है। इसके अलावा गूगल मैप्स ने अपने इतने अरसे के ऑपरेशन में होने की वजह से ऐसे चार्ट्स भी बनाए हैं जिनसे ये पता चलता है कि किसी रूट पर टिपिकली ट्रैफिक कब कम और कब ज्यादा रहता है। इन आंकड़ों की मदद से ही गूगल आपके रास्ते में आने वाले ट्रैफिक को सटीकता से प्रेडिक्ट कर पाता है। तो क्या समझे? फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, कैमरा से फ्लैश में अक्सर फोटोग्राफ लेने पर आपकी आंखें लाल नजर आती हैं, जिसे रेड आई भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी फोटोग्राफ्स में ऐसा क्यों होता है? नहीं जानते तो इस फैक्ट में आपको बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों के लेसन्स एक साथ मिलेंगे। तो दोस्तों, होता क्या है कि हमारी आंखों का रेटिना और कुछ नहीं बस एक लेयर होती है लाइट सेंसिटिव सेल्स की। इन्हीं सेल्स पर जब लाइट पड़ती है तब ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की मदद से हमारे दिमाग में एक इमेज बनाते हैं। अब हमारी पुतलियों यानी कि प्यूपिल का काम ये होता है कि रेटिना तक कितनी लाइट पहुंचे उसे कंट्रोल करना। तो होता क्या है कि जब हम कम रोशनी में फोटो खिंचवाते हैं तब कैमरे से निकली फ्लैश इतनी तेज होती है कि आंखों की पुतलियों को सिकुड़ने का टाइम ही नहीं मिल पाता, और ये तेज रोशनी सीधे रेटिना से टकराती है और एक रिफ्लेक्शन बनाती है कैमरा के लेंस पर। अब मैंने आपको जैसा पहले बताया कि रेटिना और कुछ नहीं सेल्स की एक लेयर होती है, और इसके टिश्यूज में खून का लाल रंग ही कैमरा लेंस पर रिफ्लेक्ट करता है और हमारी आंखें फोटोज में लाल दिखाई देती हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गोल्ड और डायमंड्स दोनों को ही कैरेट के हिसाब से खरीदा और बेचा जाता है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायमंड का कैरेट और गोल्ड का कैरेट एक नहीं है? तो दोस्तों, जहां गोल्ड में कैरेट का मतलब सोने की प्योरिटी से होता है, तो वहीं डायमंड्स में ये उसके वजन यानी कि वेट को दर्शाता है। जैसे कि जब आप गोल्ड की कोई ज्वेलरी लेने जाते हैं तो सुनार आपसे पूछता है कि कितने कैरेट की गोल्ड की ज्वेलरी चाहिए। इसमें उसके सवाल का मतलब होता है कि आपको अपनी ज्वेलरी में कितना % गोल्ड चाहिए। जैसे कि 24 कैरेट का मतलब होता है 100% गोल्ड और 23 कैरेट में होता है 95% के लगभग। ऐसे ही आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कितने कैरेट गोल्ड की क्वालिटी क्या है। अब बात करें डायमंड्स की, तो डायमंड कैरेट के उस हीरे की क्वालिटी नहीं बताता, बल्कि ये बताता है कि हीरे का वजन कितना है। इस एक डायमंड कैरेट का वजन ग्राम्स में 200 मिलीग्राम्स के लगभग आता है, और एक कैरेट को आगे 100 सेंट्स में बांटा जाता है, जिसमें हर सेंट का वजन लगभग 2 ग्राम होता है। तो अगली बार कोई इस बारे में कंफ्यूज मिले तो उनकी इस उलझन को सुलझा दे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, मैंने आपको फैक्टिफाइड के पिछले एपिसोड में बताया था कि फिल्मों में वीएफएक्स की शूटिंग के लिए ग्रीन स्क्रीन या फिर क्रोमा स्क्रीन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इस फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए बेशक नई हो, लेकिन हॉलीवुड में इसका इस्तेमाल एज अर्ली एज 1940 से होता आ रहा है। इस टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन का श्रेय जाता है अमेरिकन स्पेशल इफेक्ट्स आर्टिस्ट लॉरेंस बटलर को। उन्होंने ही 1940 की फिल्म थीव्स ऑफ बगदाद के कुछ सीन्स के लिए इस क्रोमा की का पहली बार इस्तेमाल किया था, जिसके बाद तो ये हमारे वेदर फोरकास्टर से लेकर अनबिलीवेबल इफेक्ट्स वाले शॉट्स की जान बन गई। आपको जानकर खुशी होगी कि अपने इस कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें अकेडमी से बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स की कैटेगरी में ऑस्कर भी मिला था। तो था ना कुछ नया, कुछ रिफ्रेशिंग? कभी एपिसोड में पक जाओ तो कमेंट्स में बता देना। बाकी अगर कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अभी बहुत है जिन्हें सीखने की बहुत जरूरत है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, नोकिया के फोन्स कितने टफ थे ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने उस अफगान नागरिक की कहानी सुनी है जिसकी छाती में लगने वाली गोली नोकिया के उसके फोन में लगी, जिसने उसकी जान बचा ली? जी हाँ, ये वाकया दुनिया के साथ शेयर किया था माइक्रोसॉफ्ट के टॉप एग्जीक्यूटिव पीटर स्किलमैन ने, जिन्होंने अपने ट्वीट में एक बुलेट PS नोकिया फोन की पिक्चर के साथ ये बताया था कि कई साल पहले उन्होंने इस फोन के डिजाइन पर काम किया था और उन्हें खुशी है कि इसने एक आदमी की जान बचा ली। खैर, आपका फेवरेट क्लासिक नोकिया मोबाइल फोन कौन सा था? नीचे कमेंट्स करके मुझे बताएं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो खूब सुना होगा, खैर जायज भी है। 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी ये दुनिया की महानतम दीवार है और किसी अजूबे से कम नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची दीवार भारत में मौजूद है? जी हाँ,
ये दीवार है राजस्थान के गांव कुंभलगढ़ में और इसका निर्माण 15वीं सदी में राणा कुंभा ने करवाया था। अरावली की एक पहाड़ी चोटी पर बनी 26 किलोमीटर लंबी ये दीवार कुंभल किले को सुरक्षित रखने के लिए बनवाई गई थी। उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर कुंभलगढ़ राजस्थान के राजसमंद जिले का एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है और ये जगह कुंभलमेर के नाम से भी जानी जाती है। तो देखा कितना कुछ है जिसके बारे में आप नहीं जानते। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, इस फैक्ट में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उस पर शायद आपको यकीन ना हो। इंडोनेशिया में पिछले दिनों एक रियल एस्टेट विज्ञापन खूब वायरल हुआ जिसमें बताया गया था कि 2 बेडरूम वाले एक सिंगल स्टोरी हाउस में 2 बाथरूम, पार्किंग के लिए जगह और मछली पालने के लिए एक तालाब है। और जब आप ये मकान खरीदेंगे तब आप इस घर की मालकिन 40 वर्षीय महिला से भी शादी कर सकते हैं जो एक खूबसूरत महिला है और एक ब्यूटी सैलून की मालकिन भी है। इस मकान की कीमत $75,000 रखी गई थी, यानी घर खरीदने पर बीवी फ्री। लेकिन कुछ भी कहो, ये लेडी बेहद स्मार्ट है और वो मकान बेचने के बाद भी पत्नी के रूप में इसकी मालकिन बनी रहना चाहती है, यानी कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम। आप भी सोचो कि कैसे लाता हूँ आपके लिए मैं ऐसे अनोखे फैक्ट्स। अब सोच लिया हो तो ठोक दो उस लाइक के बटन को ताकि मुझे भी पता लगे कि कितनी कद्र है आपको मेरी इस मेहनत की। अब बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही फ्रेंच रेसिंग ड्राइवर पियर गास्ले इटालियन ग्रैंड प्री में फर्स्ट आए थे। आज एक फैक्ट इसी F1 कार रेसिंग से जुड़ा हुआ। क्या आप जानते हैं कि F1 कार्स में एक नहीं 2 क्लच होते हैं? नहीं जानते तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है और ये 2 क्लच किस काम आते हैं। दरअसल इन स्पेशल कार्स में सब स्पेशल होता है। इसके इस कमाल के स्टीयरिंग व्हील को देखिए। इसके पीछे 2 क्लच पेडल्स होते हैं जिनमें एक होता है मास्टर क्लच और दूसरा होता है स्लेव क्लच। F1 रेसिंग में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि एक क्लच को प्रीसेट करके दूसरे क्लच को पूरी तरह से एंगेज कर लेना। तो होता क्या है कि मास्टर क्लच का इस्तेमाल ड्राइवर कार को एक रॉकेट की तरह लॉन्च करने के लिए करता है और फिर जब उसे लगता है कि कार को जरूरी ट्रैक्शन मिल गया है तब वो गियर शिफ्टिंग के लिए इस स्लेव क्लच का इस्तेमाल करता है। कुछ समझे? फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, वैसे तो दुनिया के कई जीनियस आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ने मिलकर नायाब से नायाब बिल्डिंग्स बनाई हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार उनसे भी गलती हो जाती है तो वो भी इंसान ही। बस फर्क ये है कि उनकी गलती बहुत महंगी पड़ती है। इस फैक्ट में मैं आपको न्यूयॉर्क में मौजूद 59 माले की सिटी कॉर्प सेंटर बिल्डिंग के बारे में बताऊंगा जिसमें एक ऐसा कंस्ट्रक्शन फ्लॉ था कि तेज हवा इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही उलट सकती थी। क्या था पूरा वाकया, आइए जानते हैं। तो हुआ क्या कि 1977 में जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, इसके आर्किटेक्ट्स के सामने एक चुनौती थी। वो थी इस साइड के एक कॉर्नर पर मौजूद सेंट पीटर लूथरन चर्च ने सिटी कॉर्प को अपने इर्द गिर्द और ऊपर हवा में बिल्डिंग बनाने की मंजूरी तो दे दी, लेकिन उसकी बाउंड्री को टच ना करने की हिदायत भी दी। और इसी चुनौती ने जन्म दिया सिटी कॉर्प सेंटर के इस अनकन्वेंशनल डिजाइन को, जिसके स्ट्रक्चर को इसके आर्किटेक्ट ली मैसूरियर ने 9 मंजिला स्टील्स की मदद से सपोर्ट दिया, जिससे चर्च भी बच गई और स्काई स्क्रेपर भी बन गया। इस बिल्डिंग की ओपनिंग के फिर कुछ दिनों बाद एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट डायन हार्टली ने इसके चीफ आर्किटेक्ट ली मैसूरियर को फोन किया और बताया कि उनके इस स्ट्रक्चर के डिजाइन में एक बड़ी खामी है और इसके कॉर्नर्स हैवी विंड लोड को सहने में सक्षम नहीं है। पहले तो ली मैसूरियर नहीं माने, लेकिन फिर मैथ्स करने पर उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। लेकिन शहर में पैनिक ना फैले, इसीलिए इस बात को पब्लिक नहीं किया गया। बिल्डिंग की सभी जरूरी रिपेयर्स रात को ही किए गए और फिर वर्कर्स की 3 महीने की जी तोड़ मेहनत, न्यूयॉर्क पुलिस की मदद और रेड क्रॉस के 2,500 से भी ज्यादा वॉलंटियर्स की सपोर्ट से इस मुश्किल काम को अंजाम दे दिया गया। दोस्तों, ये बिल्डिंग न्यूयॉर्क में आज भी खड़ी है बदौलत उस स्मार्ट स्टूडेंट की, जिसने उस इमारत के साथ साथ कई जिंदगियां और इंजीनियर्स की साख को भी बचा लिया।